नमस्कार साथियों, संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम चंद्रशेखर है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज एक अलग विषय पर हम बात करने वाले हैं। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि सभी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मन से अपनी पढ़ाई में आपातकाल लागू कर चुके होंगे, क्योंकि 25 मई अब दूर नहीं है। तो उसी विषय को ध्यान में रख करके, जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख रहे होंगे या फ्रंट पेज जो भी, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में पिछले 10 वर्षों में जितने भी प्रश्न जिस विषय से पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का हम ट्रेंड एनालिसिस करने वाले हैं। लास्ट 10 वर्ष के प्रश्न को यहाँ पर लिया गया है। सिलेबस को भी हम देखेंगे और फिर वेटेज देखेंगे कि किस विषय को यूपीएससी ने कितना वेटेज दिया है। एक विचारणीय प्रश्न ये है कि मुखर्जी नगर और बाकी जो अलग अलग सेंटर हैं, यूपीएससी के हब हैं, वहाँ पर लाखों स्टूडेंट हैं और लाखों स्टूडेंट उसी क्लास में बैठते हैं जहाँ पर अच्छे अच्छे टीचर हैं। वो अलग अलग विषय है अपना कि आप किस कोचिंग का चयन करते हैं, कहाँ पर जाते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, लेकिन टीचर सभी स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करता है। यानी कि जितने भी प्रतियोगी हैं, सभी प्रतियोगियों को इक्वल नज़रिए से देखता है, इक्वल जो नॉलेज है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। फिर भी क्या वजह है कि जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, वे सभी अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाते। हालांकि ये प्रतियोगिता परीक्षा है, तो इसमें सभी व्यक्तियों के सफल होने की संभावना न के बराबर है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फॉर्म भरे जाते हैं उतनी वैकेंसी भी नहीं होती। फिर भी इस बात को लेकर के अमूमन चर्चा होती रहती है कि इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में रिजल्ट का अंतर है, हिंदी मीडियम में सिलेक्शन कम हो रहा है, इंग्लिश मीडियम में सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। एक शिव खेड़ा है, उनकी किताब है यू कैन विन। अगर हिंदी में बात करूं तो जीत आपकी, उसका शीर्षक है। उसमें ये बताया गया है कि जो सफल होने वाले व्यक्ति हैं वो कोई अलग नहीं होते, बल्कि उसी कार्य को अलग तरीके से करते हैं। तो संभव है कि आप लोगों के पढ़ने का तरीका, आज जितने भी व्यक्ति देख रहे हैं, सभी व्यक्तियों के पढ़ने का तरीका, विषय को समझने का तरीका, उसे लिखने का तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका, सभी अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो कॉमन है, आपके और एग्जामिनर के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वो है PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यदि आपने उसका सही से एनालिसिस किया, सभी विषय को समझा, उसके ट्रेंड को समझा, तो आपकी सफलता का जो दर है वो बढ़ जाता है। अब चूंकि सफलता की दर बढ़ानी है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को भी समझने के लिए कि कैसे उस लक्ष्य को भेदा जा सकता है, अलग अलग स्ट्रेटजी पर काम करना ज़रूरी है। और चूँकि मैंने कहा कि PYQ जो पूछा गया है वो आपके और एग्जामिनर के बीच में या आयोग के बीच में एक सेतु का काम करता है, तो वहाँ तक पहुँचने में क्या क्या बाधाएं हैं, कैसे आप अपनी स्ट्रेटजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उन्हीं विषयों को समझने की ज़रूरत है और समझने के साथ साथ उस पर काम करने की भी ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक बार हम यूपीएससी के सिलेबस को देख लेते हैं और फिर उसके बाद ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस विषय पर कितना फोकस आपको करना चाहिए, किस विषय पर आप कितना फोकस करेंगे। हालांकि सबका अपना अपना नज़रिया है, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जिसे आप करेंट अफेयर कहते हैं, भारत और विश्व से जुड़े समसामयिक घटनाक्रम, सरकारी योजनाएं, नीतियाँ और पहल, महत्वपूर्ण रिपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, जैसे SDI है, GII है, WEF रिपोर्ट्स इत्यादि। फिर यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े नए विकास जो हो रहे हैं, इसरो, DRDO, AI के क्षेत्र में स्पेस मिशन को ध्यान में रख करके जितने भी हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इन सब से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खेल कूद से जुड़े जो प्रमुख आयोजन हो रहे हैं, उपलब्धियां हैं, पर्यावरणीय मुद्दे हैं और जो समझौते हो रहे हैं, COP की बात कर लीजिए, IPCC की बात कर लीजिए, पेरिस समझौता इत्यादि। भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दो शब्द आपको दिखाई दे रहा है, एक तो भारतीय इतिहास
और दूसरा ये कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय इतिहास पर तो फोकस यूपीएससी का है ही, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो टॉपिक हैं उन पर यूपीएससी का विशेष फोकस है। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष फोकस यहाँ पर मेंशन किया गया है। स्वाभाविक सी बात है, यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, दायरा भी बड़ा नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता, बौद्ध, जैन की बात कर लीजिए, मौर्य, गुप्त, मौर्य हो गए, गुप्त हो गए। दक्षिण भारत के प्रमुख जो राजवंश हैं, संगम युग के बारे में, चोल, चेर, पांड्य के बारे में, ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है। मध्यकालीन भारत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, भक्ति और जो सूफी आंदोलन हुए वो आपके सिलेबस में शामिल है। आधुनिक भारत और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इससे जुड़े, जैसे यूरोपीय जो कंपनियां भारत में आती हैं, यूरोपियों का आगमन, ब्रिटिश शासन की स्थापना, 1857 का विद्रोह, और फिर यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो कांग्रेस की स्थापना, गांधी युग, विभिन्न जो आंदोलन होते हैं जैसे नमक सत्याग्रह की बात कर लीजिए, असहयोग आंदोलन की बात कर लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन भी सिलेबस में मेंशन है। स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी जो आंदोलनकारी हैं जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि। फिर कह रहा है संविधान निर्माण और भारत की स्वतंत्रता, जो भारत के लिए संविधान सभा बनी थी संविधान निर्माण करने के लिए, यहाँ पर संविधान निर्माण और भारत की स्वतंत्रता। साथ ही और क्या सिलेबस में शामिल है, तो अब अगले विषय की बात कर लेते हैं, भारत और विश्व का भूगोल। और भारत और विश्व के भूगोल में भारत के भूगोल की बात करें तो क और ख में इसको दो हिस्सों में बांटा गया है। भारत का भौतिक भूगोल जैसे पर्वत हो गया, नदियाँ, झीलें, रेगिस्तान, भारतीय जलवायु, मानसून का स्वरूप कैसा है भारत का, मिट्टी के प्रकार की बात करेंगे, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कृषि पर उनका प्रभाव क्या है, ये सब कुछ आपके सिलेबस में मेंशन है। प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला, खनिज, जल, वन संपदा, भारत के प्रमुख उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, जनसंख्या और जनसांख्यिकी, विश्व भूगोल जैसे भौगोलिक घटनाएं भी इसमें शामिल की गई हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, महाद्वीपों और महासागरों का भूगोल, ठीक है, विश्व के प्रमुख देशों का आर्थिक और राजनीतिक भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन, यहाँ पर भारतीय संविधान से संबंधित जैसे प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, संविधान का स्रोत क्या है, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, केंद्र और राज्य सरकार की संरचना कैसी है, संसद, राज्य विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, न्यायपालिका की संरचना और भूमिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पंचायती राज, स्थानीय शासन, केंद्र राज्य संबंध, विभिन्न संवैधानिक और गैर संवैधानिक संस्थाएं जैसे यूपीएससी, नीति आयोग, ठीक है, सीएजी इत्यादि इत्यादि, ये सभी जो संस्थाएं हैं इनके बारे में पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण अधिनियम और नीतियां भी आपके सिलेबस में शामिल है। आर्थिक और सामाजिक विज्ञान के विकास की बात करें जिसे आप इकोनॉमी कहते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की मूल बातें जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, मुद्रास्फीति, आर्थिक सुधार 1991 का और उसके बाद, ठीक है, आर्थिक सुधार 1991 के बाद एलपीजी जो सुधार किया गया वो, बैंकिंग प्रणाली, मौद्रिक नीति, गरीबी, बेरोजगारी, सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम, ये सब कुछ जैसे यहाँ पर देखिए पीएम किसान, मनरेगा, स्किल इंडिया, स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, सतत विकास इसमें शामिल है। जब पर्यावरण की बात करेंगे, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी और जैव विविधता इसमें शामिल है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक पहल जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, वन्यजीव संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल, प्रदूषण और उसके प्रभाव, वायु, जल, मृदा प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े जो कानून हैं और नीतियां हैं इनके बारे में पूछा जा सकता है, चूँकि सिलेबस में शामिल है तो स्वाभाविक सी बात है। अब यहाँ पर साइंस टेक की बात करें तो सामान्य विज्ञान और यहाँ पर प्रौद्योगिकी दोनों ही शामिल है। अंतरिक्ष और उपग्रह प्रौद्योगिकी, इसरो मिशन के बारे में, नासा, स्पेस, ठीक है, इत्यादि। फिर ये कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य से जुड़े जो मुद्दे हैं उनके बारे में प्रश्न पूछा जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स,
5G, क्वांटम कंप्यूटिंग, रक्षा प्रौद्योगिकी, मिसाइल, रडार, साइबर सुरक्षा, भारत में विज्ञान और तकनीकी संस्थाएं जैसे DRDO की बात करें और अन्य जो संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। विभिन्न जो सरकारी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, आप इसको कह सकते हैं स्पोर्ट्स वगैरह, इसे आप विविध में शामिल कर सकते हैं। आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसको अभी बताने का क्या मतलब है। इस समय सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उनको दिक्कत होती है कि क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्यों पढ़ें, और अगर फोकस करें तो क्या वजह है फोकस करने की। और बहुत से ऐसे सीनियर हैं जो आपको सलाह भी दे रहे होंगे कि आपको ऐसा कर लेना चाहिए, इस विषय पर फोकस करिए, ऐसे करिए। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है, और अगर सही स्ट्रेटजी का आपने पालन किया और स्मार्ट स्ट्रेटजी आपने बनाई तो इसका मतलब ये है कि आप सफलता के बहुत करीब हैं। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि यूपीएससी आप एकदम क्वालिफाई ही कर लेंगे, ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, सही सोर्स का आपने चुनाव किया है या नहीं किया है। और बहुत कठोर शब्द है लेकिन सही है, आपने पूरे वर्ष भर क्या किया है, कैसे किया है, ये सब कुछ मायने रखता है। आपने सही तरीके से, ईमानदारी से मेहनत किया हो, केवल मेहनत करने से भी नहीं होगा, आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करिए, तमाम टेक्नोलॉजी हैं, अब तो सब कुछ ओपन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और चूंकि ओपन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है तो आपके पास संसाधनों का अभाव नहीं है, संसाधनों का अभाव तो बिल्कुल भी नहीं है। तमाम किताबें हैं, तमाम रिसोर्सेज हैं। एक बच्चा वो है जो उन्हीं सभी किताबों को पढ़ करके और उसकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि वो शब्दों को पढ़ रहा है और उसके जहन में उससे संबंधित चित्र भी बनते जा रहे हैं, तो उसके समझने की क्षमता और अभिव्यक्त करने की क्षमता, क्वेश्चन को हल करने की क्षमता कंपैरेटिवली अधिक होगी। तो फिर इसको समझने की आवश्यकता क्या है? समझने की आवश्यकता यही है कि अब बहुत कम समय रह गया है। आप उन सभी चीज़ों का एनालिसिस करके किस विषय से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसी पर फोकस करना चाहिए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों में यूपीएससी ने किन किन विषयों से कितने प्रश्न पूछे हैं, उसका ट्रेंड क्या रहा है, उसका वेटेज क्या है। ठीक है, किसी भी विषय को लेकर के आप इस बात को लेकर के असमंजस में रहते हैं कि ये विषय इतना बड़ा है, इसका सिलेबस बहुत लेंदी है, इसको कम समय में मैं कैसे कवर करूंगा, और क्या कवर करूंगा तो यहाँ से प्रश्न आएंगे ही। तो फिर आपके मेहनत का तरीका क्या होना चाहिए, रिसोर्सेज के कलेक्शन का, उस पर फोकस का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे आप समझेंगे, वो समझेंगे आप एनालिसिस के द्वारा। उसका ट्रेंड क्या रहा है, और पूरे जो 100 प्रश्न पूछे गए हैं, 100 प्रश्न यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में पूछती है, और उन 100 प्रश्नों के लिए आपको 2 घंटे दिए जाते हैं, 200 अंक के प्रश्न होते हैं। अब उसमें से आपको देखना है कि किसका भारांश ज़्यादा है। भारांश तभी पता चलेगा जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे। तो अब उसी के विषय में हम बात कर लेते हैं। हम लोगों ने सिलेबस को देख लिया है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ईयर वाइज दिया गया है। कुल प्रश्नों की संख्या की बात करूं तो इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए हैं 10 वर्षों में 172 प्रश्न पूछे गए हैं, और 172 मायने रखते हैं। फिलहाल के लिए क्या यही हाईएस्ट है, अभी बाद में देखेंगे इसको। देखिए 2015 की बात करें तो 2015 में 14 प्रश्न इतिहास से पूछे गए हैं, 2016 में 17 प्रश्न पूछे गए हैं, 2016 में 17 प्रश्न पूछे गए हैं, 2017 में 15 प्रश्न पूछे गए हैं, और 18 में 22, 19 में 20, 20 में 19, और 21 में 18, 22 में 16, और फिर 23 में 18, 24 में 13 प्रश्न पूछे गए। इसका मतलब ये है कि 14 से कम नहीं पूछे गए हैं। 14 से लेकर के जो हाईएस्ट इसमें दिख रहा है वो 22 दिख रहा है। तो 14 से लेकर के 22 तक के बीच में ये फ्लैक्चुएट होता रहा है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं 22 प्रश्न ही 20 प्रश्न ही पूछेगा। ये आयोग के ऊपर है, और उस समय की जो समसामयिक घटनाएं हैं, जो भारत में और वैश्विक स्तर पर जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं का प्रभाव जरूर पड़ता है।
करेंट अफेयर की बात आप कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया। अब अगर हम उस टॉपिक की बात करें जो सिलेबस हम लोगों ने देखा है, सिलेबस को दिखाने और पढ़ने का मतलब ही यही है कि आप उन सभी टॉपिक्स को कंसीडर कर सकें और वहाँ से पूछे गए प्रश्नों को आप समझ सकें। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें। अब सिंधु घाटी सभ्यता छोटा तो है नहीं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि पिछले 10 वर्षों में केवल सिंधु घाटी सभ्यता से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता इतना आसान भी नहीं है, ये जो पढ़ता है और जो पढ़ाता है दोनों को ही पता है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण जो स्थल रहे हैं उन स्थलों से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब आप एवरेज लगा सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं कि 10 वर्षों में, लगभग 10 वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका वेटेज कितना है, ठीक है। गुप्त काल से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। मौर्य काल, अशोक की बात करें, मौर्य काल और अशोक दोनों को मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ वही स्थिति मध्यकालीन भारत की है। मध्यकालीन भारत, ठीक है। यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक मध्यकालीन जो साम्राज्य है वहाँ से प्रश्नों की संख्या है जो प्रश्न पूछे गए हैं। पिछले 10 वर्षों में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप ऐसा कहेंगे कि एक प्रश्न एक वर्ष में नहीं पूछे गए। स्वाभाविक सी बात है कि 10 वर्षों में केवल 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसका औसत आप निकाल सकते हैं, ठीक। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का जो सिलेबस है वो काफ़ी लंबा चौड़ा है और फिर भी यहाँ से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। क्षेत्रीय साम्राज्य की बात करें तो 10 वर्षों में केवल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। मुगल काल से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। विजयनगर साम्राज्य से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मतलब ये है कि इन सभी को देखा जाए तो इसमें भी जो विजयनगर साम्राज्य है वो लीडिंग पोजीशन में है। यहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर भक्ति और सूफी आंदोलन की बात करें तो 2 प्रश्न पूछे गए हैं। शब्दावलियाँ जो हैं, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, प्रशासनिक शब्दावलियाँ, ठीक, राज व्यवस्था से संबंधित शब्दावलियाँ, यहाँ से 6 प्रश्न पूछे गए हैं और विविध कुछ अन्य को मिला दें तो 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये रहा मध्यकालीन भारत। यानी कि कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर देख लिए कि जो प्राचीन भारत है वहाँ से 16 प्रश्न पूछे गए हैं और मध्यकालीन भारत से 28 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर वेटेज ज़्यादा दिखाई दे रहा है पिछले 10 वर्षों में, ठीक है। आगे बढ़ें। यहाँ पर देखें आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत का इतिहास, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी कहा, शुरुआत में सिलेबस को डिस्कस करते समय ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि आधुनिक भारत का इतिहास चूंकि अलग से मेंशन किया है, तो मेंशन करने का मतलब ही यही है कि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक होंगे और वो यहाँ पर आंकड़ा भी दिखाई दे रहा है। तो पिछले 10 वर्षों में देखिए, यूरोपियों के आगमन से 4 प्रश्न पूछा गया है। ब्रिटिश जो नीतियां रही हैं उसका आर्थिक प्रभाव क्या हुआ है भारत पर, यहाँ से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। ब्रिटिश अधिनियम और नीतियों से 15 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आप देखिए, स्वदेशी आंदोलन से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। गांधीवादी चरण से 8 प्रश्न पूछे गए हैं। सत्ता के हस्तांतरण से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए हैं। किसान और जनजाति जो विद्रोह हुए हैं उन विद्रोहों से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सामाजिक धार्मिक आंदोलन जो भारत में हुआ था वहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। वामपंथी आंदोलन और श्रमिक जो आंदोलन हुए हैं 4 प्रश्न पूछे गए हैं। व्यक्तिगत आधारित, ठीक है, जो प्रश्न पूछे गए हैं व्यक्तित्व को लेकर के, किसी पर्सनालिटी को लेकर के, तो यहाँ से जो पूछा गया है 6 प्रश्न। कार्यक्रम जो चले हैं वो 2 प्रश्न और मिश्रित सभी को मिला करके देखें तो यहाँ से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इन सभी को छोड़ करके अब यहाँ पर हम आएँ तो यहाँ पर देखिए टोटल मिलाकर के इसका वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। फिर कला एवं संस्कृति की बात करें तो ये अलग से ही, हालांकि है तो इतिहास का ही विषय, लेकिन इसको कला और संस्कृति अलग से नाम ही दिया गया है। यहाँ पर देखिए बौद्ध और जैन से कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ 13 है। यानी कि प्रतिवर्ष 1 प्रश्न से ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है। 10 वर्षों के संदर्भ में बात कर लें। वास्तुकला से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। संगीत से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। नृत्य से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रकला से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। साहित्य से, ठीक है, साहित्य से 12 प्रश्न। महत्वपूर्ण जो स्थल है वहाँ से 7 प्रश्न हैं। दर्शन से 1 प्रश्न पूछा गया है और विविध कुल मिलाकर के देखें मिसलेनियस तो 16 प्रश्न पूछे गए हैं। तो
तो सबको मिलाकर के आप देखेंगे तो इसका वेटेज ठीक ठाक है, आपको ठीक ठाक दिखाई भी दे रहा है, पूरा स्टैटिक भी आपके सामने है, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। अब अन्य विषयों की बात कर लेते हैं। जो अर्थशास्त्र या आप इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो अर्थशास्त्र की बात कर लें तो मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी कि इंडियन इकोनॉमी से जो प्रश्न पूछे गए हैं, सिद्धांत और व्यवहार को मिलाकर के जो आप कहते हैं, तो केवल 2015 की बात करें तो 2015 में देखिए 21 प्रश्न पूछा गया है। अब कमाल की बात यह है कि केवल 15 में 21 प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और केवल एक विषय से, यानी कि इसका वेटेज ज़्यादा है। 2016 की बात करें 23 प्रश्न पूछा गया है, बढ़ा ही है। 2017 की बात करें 25, 18 में 20 पूछा गया है, 19 में 23 प्रश्न, 20 में 20 प्रश्न पूछे गए हैं, 21 में 15 प्रश्न पूछे गए हैं और 22 में 14 प्रश्न पूछे गए हैं, 23 में 18 प्रश्न और पुनः 24 में 15 प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मतलब आप यहाँ पर देखिए 14 से लेकर के और आप देख रहे हैं कि अधिकांश 25 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, यानी कि 25% वेटेज अगर ऐसे देखें प्रश्नों के हिसाब से तो आपको दिखाई देगा। अब जितने प्रश्न हैं उसी के हिसाब से 100 में से आप वेटेज निकाल सकते हैं, परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। आसानी से ये बात समझ में आ गई। और चूंकि इकोनॉमिक्स जो आप कहते हैं है बल्कि इंडियन इकोनॉमी ऐसा कहा जाता है, स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि बड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट है, समझ में नहीं आता और यहाँ से प्रश्न भी ज़्यादा पूछे गए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी, इस पर काम करना पड़ेगा। नहीं आता है तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है तो नहीं करने से काम चल जाएगा। अब यहाँ पर 2017 की ही बात कर लें, 25 प्रश्न पूछा गया है तो अच्छा खासा इसका, ठीक है, बाकी 75 प्रश्न, ठीक है, बाकी 75 प्रश्न अन्य विषयों से पूछे गए हैं। अब यहाँ पर देख लें कौन कौन से टॉपिक हैं, तो इसके टॉपिक की बात करें तो सामाजिक सुरक्षा से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, श्रम और रोजगार से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, कौशल अर्जन, ठीक है, और मानव विकास से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, गरीबी से 1 प्रश्न पूछा गया है, 1991 के सुधार से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, नियोजन से आप देखेंगे 1 प्रश्न है, ऊर्जा क्षेत्र से पूछा गया है यहाँ पर 5 प्रश्न, अवसंरचना से पूछा गया है 3 प्रश्न, जो उद्योग हैं वहाँ से 6, गुणवत्ता और मानकीकरण से 2 प्रश्न पूछा गया है, डिजिटलीकरण से 2 प्रश्न, अवसर लागत से ये 1 प्रश्न पूछा गया है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए मांग और पूर्ति का नियम उसी से संबंधित है, ठीक है, यहाँ से 1 प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय आय का लेखांकन 8 प्रश्न है, मुद्रा और मुद्रा आपूर्ति से 8, मौद्रिक नीति से 9 प्रश्न पूछे गए हैं, बैंकिंग और बैंकिंग विनियमन से 18 प्रश्न पूछे गए हैं, कृषि से 23 प्रश्न पूछे गए हैं, भूमि सुधार से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, वित्तीय बाजार से 16 प्रश्न और पेमेंट इकोसिस्टम से 6, मुद्रास्फीति और मंदी से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, राजकोषीय नीति और सरकारी बजटिंग से यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे गए हैं, बाह्य क्षेत्र से 42 प्रश्न पूछे गए हैं। आप इस बात को समझ सकते हैं कि 42 प्रश्न अकेले एक्सटर्नल सेक्टर से पूछा गया है। इसमें करेंट वगैरह सब कुछ मिलाकर के इसकी गणना की गई है, इसका स्टैटिक तैयार किया गया है और ये सारे डेटा आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सभी डेटा हमारी टीम ने इस पर काम किया और टीम ने जो हमारा पीजीपी प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पर ये सारा डेटा दिया गया है। बच्चों की डिमांड थी इसलिए यहाँ यूट्यूब पर भी, ठीक है। चलिए एक विषय ये हो गया। अगले विषय की बात करें तो राज्य व्यवस्था से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर देख लें, जो इससे पूछा गया है 194 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जो 10 वर्षों में सभी विषयों में हाईएस्ट है। भारतीय अर्थव्यवस्था और सबको मिलाकर के अर्थशास्त्र जो आप कह रहे हैं 194 प्रश्न पूछे गए हैं। राज्य व्यवस्था की बात कर लें तो 2015 में जो प्रश्न पूछा गया है 14 पूछा गया है, 16 में 11 प्रश्न, 17 में 29 प्रश्न पूछे गए हैं, 2018 में 17 प्रश्न, 19 में 13 प्रश्न और 20 में 19, 21 में 22 प्रश्न पूछे गए हैं, 20 में 14 प्रश्न हैं और पुनः 23 में 14 प्रश्न हैं। 2024 में भारतीय राज्य व्यवस्था से, राज्य व्यवस्था एवं शासन से यहाँ
22 प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में, उसको देखें तो प्रश्नों की संख्या यहाँ पर अभिशासन यानी कि गवर्नेंस से 28 प्रश्न पूछे गए हैं अकेले, संसद से यानी कि इंडियन पार्लियामेंट से 25 प्रश्न पूछे गए हैं, सरकारी योजनाएं और जो पहल की गई हैं उससे 19 प्रश्न पूछे गए हैं, निर्वाचन से इलेक्शन से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, सिटीजनशिप से नागरिकता से 1 प्रश्न पूछा गया है, संविधान का उद्भव और निर्माण से ओरिजिन एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 6 प्रश्न पूछे गए हैं, केंद्र राज्य संबंधों से 4 प्रश्न पूछे गए हैं और स्थानीय सरकार से पुनः 4 प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ और इधर यहाँ पर देखिए, राज्य विधानमंडल से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, कार्यपालिका से 10 प्रश्न, मूल कर्तव्य ठीक है, और डीपीएसपी से 28 प्रश्न पूछे गए हैं, उद्देशिका ठीक है यानी कि प्रियम्बल की बात करें 6 प्रश्न पूछा गया है, संविधान की विशेषताओं की बात करें 10 प्रश्न पूछा गया है, राजनीतिक व्यवस्था से 8 प्रश्न पूछा गया है, भारतीय न्यायपालिका से 9 प्रश्न और आपातकालीन उपबंध से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सारा डेटा आप लोगों के सामने है कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। इसके आधार पर आप निर्णय, केवल विषय की बात नहीं है, मैं यहाँ पर यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि केवल विषय की बात नहीं है, विषय में भी टॉपिक हैं, आप विषय में भी उस टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं या क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। भाषा आपको दिखाई देगा कि भाषा बदली हुई है, लेकिन प्रश्न का नेचर वही है, कॉन्सेप्ट वही है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से अभिशासन से ही केवल 28 प्रश्न पूछे गए हैं। सेकेंड हाईएस्ट आप देखेंगे 25 क्वेश्चन हैं, यहाँ पर 28 क्वेश्चन पुनः आपको इन सभी टॉपिक को मिलाकर के यानी 3 टॉपिक, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी से मिलाकर के 28 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि केवल विषय की बात नहीं है, विषय के साथ साथ आप टॉपिक की भी बात करेंगे, टॉपिक में भी जाकर के आप उस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं, अपनी तैयारी वहाँ पर मजबूत कर सकते हैं। जैसे यूपी पीसीएस की बात करूँ तो यूपी पीसीएस में आप देखे होंगे स्थानीय सरकार से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो अपनी अपनी स्ट्रेटेजी तो है, लेकिन सफलता की कहानी वहीं शुरू हो जाती है जहां आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी करने लगते हैं, उसको अपनाने लगते हैं और जो यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं उन प्रश्नों का एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। आप ट्रेंड देखते हैं, उसका परसेंटेज देखते हैं, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि उसका भारांश देखते हैं, टॉपिक को देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि मुझे किस पर फोकस करना है। ठीक है, अच्छा, राज्य व्यवस्था की बात कर लिए, पर्यावरण की बात कर लें तो पर्यावरण से 2015 में जो सवाल पूछे गए हैं 17 हैं, 2016 में 20 प्रश्न पूछे गए हैं, 17 में 15 हैं, 18 में 11 प्रश्न हैं, 19 में 21 हैं, 20 में 19 है, 21 में 22 है, 22 में 19 है और 23 में 16 प्रश्न और 24 में पुनः 20 प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि अगर हम इसका अधिकतम और न्यूनतम देखें तो न्यूनतम 15 प्रश्न पूछे गए हैं और अधिकतम आप देखेंगे 22 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके बीच में इसका रेशियो रहा है, एक तो ये पता चल गया। अच्छा, अब उन टॉपिक्स की बात कर लें कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र से 6 पूछे गए हैं, जैव विविधता से अकेले 41 प्रश्न पूछे गए हैं, फिर संरक्षित क्षेत्र से 11, अभिसमय और संगठन से 23 प्रश्न पूछे गए हैं, कानून एवं नीतियाँ 23 प्रश्न, वन एवं वन संबंधी जो कानून है 5 प्रश्न, जलवायु परिवर्तन 15 प्रश्न है, प्रदूषण से 19 प्रश्न हैं, ऊर्जा और अपरंपरागत स्रोत, ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों से 12 प्रश्न, कृषि से 18 और सुर्खियों में रहने वाली जो शब्दावलियाँ हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित यहाँ से 7 प्रश्न पूछे गए हैं। कुल मिलाकर के आप ऐसा कह सकते हैं कि इस विषय को देखने के बाद आप ये जो प्रश्न पूछे गए हैं 41 जैव विविधता, स्वाभाविक सी बात है इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तभी तो इतना ज़्यादा है। तो अगर मुझे करना होता तो मैं इस विषय पर फोकस करता, चूंकि मेरे पास समय नहीं है तो चूंकि रिपीटेशन यहाँ से ज़्यादा हुआ है तो मैं यहाँ पर फिर सेकेंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट
ऐसे मैं उसको वरीयता दे सकता हूँ, क्योंकि यही स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। हालांकि ये कोई ब्रह्म सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ये तो इंडेक्स है और इंडेक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तो उसी हिसाब से आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। अच्छा, अगले विषय की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी। यहाँ से देखें कितने प्रश्न कब पूछे गए हैं। 2015 में 7 प्रश्न, 2016 में 10 है, 17 में 8 हैं, 18 में 13 हैं, 19 में 14, 20 में 13, 21 में 12, 22 में 14, 23 में 8 और पुनः 24 में 7 प्रश्न पूछे गए हैं। अब एक एक टॉपिक की बात कर लेते हैं। जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि विज्ञान यानी कि जनरल साइंस की बात की जा रही है और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही हैं, अपग्रेड हो रही हैं, वैसे वैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके बढ़ते जा रहे हैं। ये तो चीज़ें हैं, यहाँ से तो प्रश्न पूछे ही गए हैं, लेकिन यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। 79 प्रश्न पूछा गया है टेक्नोलॉजी से। स्वाभाविक सी बात है कि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं, उसमें इसकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। अच्छा, टॉपिक को देखें। मानव शरीर जनरल साइंस से, आधारभूत विज्ञान से एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ से 1 पूछा गया है, कोशिका विज्ञान से 1 पूछा गया है, अंतरिक्ष विज्ञान से 8 पूछा गया है, सूक्ष्म जीव से 4 पूछा गया है, रोगों से संबंधित 4 पूछा गया है, दैनिक जीवन में जो अनुप्रयोग होता है वहाँ से 5 प्रश्न, प्रतिरक्षा। अच्छा अभी पहले देख लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। प्रतिरक्षा से 1 प्रश्न पूछा गया है, आनुवंशिकी और उद्विकास से 1 प्रश्न है, पदार्थ के गुण से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। अब इसमें देखिए, इन सभी प्रश्नों में जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है 5 प्रश्न नहीं, सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष विज्ञान से पूछा गया है और फिर सेकेंड हाईएस्ट जो है वो 5 प्रश्न है दैनिक जीवन में जो साइंस का अनुप्रयोग है वहाँ से। बताइए, अंतरिक्ष विज्ञान में लगातार परिवर्तन हो रहा है, लगातार इसमें चेंजेस आ रहे हैं और न केवल इंडिया में बल्कि वैश्विक स्तर पर बदलाव हो रहा है। अब तो स्पेस में युद्ध की बात हो गई है। स्वाभाविक सी बात है, जो चीज़ें लगातार परिवर्तित हो रही हैं वहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं और ये चूंकि हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा है तो दैनिक जीवन से आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन दैनिक जीवन में उसका प्रयोग कहाँ पर है, कितना है, उन बातों को ध्यान में रख करके आप देखिए, वो चीज़ें समझ में आ गई। फिर यहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में गवर्नेंस, यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। विविध प्रौद्योगिकियाँ, यहाँ से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी 11। अब इसको लेकर के इन दोनों को कोरिलेट करके देखेंगे तो अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी दोनों को मिला करके आप देखेंगे 19 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये कॉमन है और महत्वपूर्ण भी है। फिर नैनो टेक्नोलॉजी से 3 प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है वहाँ से 3 प्रश्न है, संचार प्रौद्योगिकी से 8 प्रश्न पूछे गए हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो विकास है 2 प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी से 15 प्रश्न पूछे गए हैं। लगातार हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब तो हमारे मोबाइल का हमारा और मोबाइल का जो रिश्ता हो गया है वो सोना बाबू से ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कनेक्ट तो हम इसी माध्यम से हो रहे हैं। और टॉयलेट में भी मोबाइल चलाना, तमाम शोध आ रहे हैं कि टॉयलेट में मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, राहु का जो होता है प्रभाव बढ़ जाता है, तमाम बातें। फिलहाल मोबाइल हमारे हाथ से नहीं छूट रहा है और हम लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखें, सूचना प्रौद्योगिकी से 15 प्रश्न पूछे गए हैं और जैव प्रौद्योगिकी से 17, ऊर्जा संबंधी जो प्रौद्योगिकियाँ हैं 4 और रक्षा क्षेत्र से कुल 4 प्रश्न पूछे गए हैं। कुल मिलाकर के जो आप टेक्नोलॉजी की बात करें, प्रौद्योगिकी 79 है और जनरल साइंस से 27 प्रश्न पूछे गए हैं। तो विषयवार और टॉपिक के हिसाब से कहाँ पर कितना आपको वेटेज देना चाहिए और किस टॉपिक पर कितना फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चल रही हैं। निर्णय आपके हाथ में है। फिलहाल और विषयों को देख लेते हैं। भूगोल की बात करें तो भूगोल से 2015 में 14 प्रश्न पूछा गया है, 2016 में 9 प्रश्न पूछा गया है, 17 में 10, 18 में 9 और 19 में 11 हैं, 20 में 8 हैं, 21 में 8 है, 22 में 9 है, 23 में 9 है और 24 में 11 है। 2024 में 11 प्रश्न पूछे गए हैं। अच्छा, टोटल जो प्रश्नों की संख्या है
वो 98 है। अब देख लीजिए, जीव भूगोल की बात करें, एक प्रश्न पूछा गया है। विश्व का आर्थिक भूगोल से 4 प्रश्न, विश्व का अपवाह तंत्र से 4 प्रश्न, जल संसाधन से 1 प्रश्न, वनस्पति से 4 प्रश्न, मृदा से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, और फिर समुद्र विज्ञान से 5 प्रश्न, मानचित्र आधारित प्रश्न 11 पूछे गए हैं। भारत के भू आकृतिक प्रदेश से 11 प्रश्न पूछे गए हैं। भारत का आर्थिक भूगोल से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। भारत का अपवाह तंत्र 15 प्रश्न, भू आकृति विज्ञान से 5 और पृथ्वी एवं सौर मंडल से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, और जलवायु विज्ञान से यहाँ 15 प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप 2 टॉपिक यहाँ पर देखेंगे, 2 टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 10 वर्षों में। एक तो जलवायु विज्ञान, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, और दूसरा है भारत का अपवाह तंत्र, नदियों के बारे में। इसके बाद आप 11 प्रश्न 2 और टॉपिक को चिन्हित कर सकते हैं, जैसे मानचित्र आधारित जो प्रश्न हैं, और भारत के भू आकृतिक प्रदेशों को भी आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद अन्य टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये सब कुछ आप लोगों ने देख लिया कि इसका ट्रेंड क्या रहा है, कहां पर आपको फोकस करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, सभी विषयों को मिलाकर के हम देखें। अब यहाँ पर सारा डेटा सभी टॉपिक के हिसाब से देखने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है। इतिहास से 172 प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र से, भारतीय अर्थव्यवस्था से 194 प्रश्न पूछे गए हैं। राज्य व्यवस्था से 175 प्रश्न पूछे गए हैं, और फिर यहाँ पर देखिए पर्यावरण से 180, और विज्ञान प्रौद्योगिकी से कुल मिलाकर के 106 प्रश्न पूछे गए हैं। भूगोल से 98 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर करंट और सब कुछ मिला करके हम कह रहे हैं, जो भी अपडेट हुआ है वो सबको मिला करके। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन कौन से विषय ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा, यानी कि जो क्रम है, क्रम क्या रहा है। तो पहले नंबर पर आपका भारतीय अर्थव्यवस्था है। सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर इससे पूछे गए हैं। 194 के बाद आप देखेंगे 198 प्रश्न पूछे, 180 प्रश्न पूछे गए हैं पर्यावरण से, यानी कि दूसरे नंबर पर आपका ये है। पर्यावरण से 180 प्रश्न पूछे गए हैं। पर्यावरण के बाद 175 प्रश्न देखिए राज्य व्यवस्था से पूछे गए हैं, तो तीसरे नंबर पर ये आता है, यानी कि थर्ड हाईएस्ट जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहे हैं पिछले 10 वर्षों में, वो राज्य व्यवस्था से रहा है। 175 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर इतिहास की बात करें तो चौथे स्थान पर इतिहास का आता है, या चौथा नंबर इतिहास का आता है। यहाँ से इतने प्रश्न पूछे गए हैं, 172 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आप विज्ञान प्रौद्योगिकी को यहाँ पर अगला नंबर देंगे, यानी कि पाँचवा स्थान, क्योंकि 106 प्रश्न यहाँ से पूछे गए। फिर छठा जो है आपका भूगोल यहाँ से 98 प्रश्न पूछे गए। अब इन सभी प्रश्नों को देखने के बाद, नंबर ऑफ क्वेश्चन को देखने के बाद आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये आप, मेरे ख्याल से मोटे तौर पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि चीज़ें आप लोगों की कुछ क्लियर हो गई होंगी कि आपको क्या करना चाहिए। चूँकि वेटेज ज़्यादा है यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र का, तो अगर मैं मान करके चलूँ तो ये आप 100 प्रश्न लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 100 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 2 घंटे का समय होता है, उसमें आपको करना है। और सबसे ज़्यादा एक बार में आप ऐसा कह लीजिए कि एक समय ऐसा रहा है जहाँ पर 25 प्रश्न केवल अर्थव्यवस्था से पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था से। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस टॉपिक को फोकस कर सकते हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, इस विषय को, और इसमें जो टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उसको आप फोकस कर सकते हैं। फिर सेकेंड हाईएस्ट जो है पर्यावरण, लगातार पर्यावरण परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, देशों को अपनी राजधानियां बदलनी पड़ रही हैं, ठीक है, और जो फसल उत्पादन है उस पर भी प्रभाव हो रहा है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव हो रहा है, तमाम चीज़ें हैं। आप लोगों ने पढ़ा है, मैं उसको पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें एक तो आप सेकेंड इस विषय पर फोकस कर सकते हैं, आप इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। मैं ऐसा कह रहा हूँ दे सकते हैं, दूसरा भी शब्द बोल देता हूँ, देना चाहिए। और चाहिए यानी कि DPSP हो गया, आपके ऊपर है, ठीक है। तो पर्यावरण पर आप फोकस कर सकते हैं।
पर्यावरण के बाद तीसरे नंबर पर राज्य व्यवस्था पर आप फोकस करेंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि 1 नंबर पर 2 नंबर पर हम कह रहे हैं और उसमें उस विषय में उस टॉपिक को फोकस कर सकते हैं जहां से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी स्ट्रेटजी हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है और आयोग की भी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। अनप्रेडिक्टेबल है। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसा ही यूपीएससी करेगा, फिर से उसी अपने इतिहास को दोहराएगा। लेकिन ये ज़रूर बात है, इतिहास कहता है कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते और इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो अगर इस बात को मान करके चलें और जो विशेषज्ञ इस बात को कहे हैं, अगर उनकी बातों में सच्चाई है तो हमें इस डेटा पर काम करना चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी इस पूरे डेटा के अकॉर्डिंग तैयार करनी चाहिए। आप अगर इस पर काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोगों की सफलता का दर है वो बढ़ जाएगा। बाकी सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है। बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा कर के फिर आप ठीक है अपने सिविलाइज्ड होने का परिचय देना शुरू कर देंगे। इसलिए इस ट्रेंड एनालिसिस को देख करके उन सभी टॉपिक पर फोकस कर सकते हैं, सब्जेक्ट पर फोकस कर सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। समय कम बचा है, इसलिए रणनीति पर काम करना ज़रूरी है। जो बच्चे अभी भी इस डायलेमा में हैं कि भैया किस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्वाभाविक सी बात है, ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो पहले से ही इसको समझ चुके हैं, इसको देख चुके हैं, इस पर काम कर चुके हैं। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं, जिन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे किस पर फोकस करना चाहिए, सिलेबस क्या है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि सिलेबस भी नहीं उन्हें पता है कि सिलेबस होता क्या है, सिलेबस कहाँ कहाँ कितना इसका ब्रॉड है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, इत्यादि इत्यादि बातें। तो उन सभी बातों को ध्यान में रख करके आपको ऐसा करना चाहिए। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपनी स्ट्रेटजी ज़रूर बनाएं। बड़ा लक्ष्य है, भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है और हर कॉमन मैन वहाँ जाने का सपना देख सकता है और उसे पूरा भी कर सकता है। सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और रिसोर्सेज को समझना, उसका सदुपयोग करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारी शुभकामनाएं, संस्कृति IAS परिवार की शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। आप इस पर काम करिए। ईश्वर से प्रार्थना है आपकी सफलता सुनिश्चित हो। नमस्कार, ढेर सारी शुभकामनाएं।